वो इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। देखिए, सबसे पहले तो हमको लगता है कि वो कौन होती हैं बिहार या यूपी के बारे में बोलने वाली। उनका अपने जो लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट मैटर, और उनका जो अभी जो कोलकाता में हुआ है और जो बंगाल में अभी सिचुएशन चल रहा है, वो उनके गवर्नेंस का, स्टेट मशीनरी का कंप्लीट फेलियर है। और हम मानते हैं कि ये जो हार है ना, जो फेलियर है उनका गवर्नेंस का, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनका मन विचलित हो चुका है। वो हमको तो नहीं लगता कि वो कौन होती है बोलने वाली कि बिहार जलेगा कि यूपी जलेगा, और बिहार नहीं जलने, उनके बंगाल जलने से बिहार में क्या असर रहेगा। बिहार मजबूती से खड़ा, और बिहार हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा। आज मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि है। इसी तिथि को जातीय और नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह माना जाता है। और इसी मुद्दे में आज उड़ीसा की तरफ से आज हमारा अवार्ड सेरेमनी था। जो खिलाड़ी अच्छा अचीवमेंट किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मेडल हासिल किया है, इनको आज अवार्ड सेरेमनी दिया गया। पीजी पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड मैं भी ले चुकी थी, 2008 में मुझे भी प्राप्त हुआ था। ये गौरव की बात है कि हम जो क्रीड़ाविद जो जितना मेहनत करते हैं, इसका फल अभी मिलता है। अवार्ड मिलने से ज्यादा उत्साहित मिलते हैं कि आगे अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, उड़ीसा का नाम ऊंचाई स्तर को लेने के लिए। ये तो था उड़ीसा का जो स्पोर्ट्स विभाग का काम। और आप देखेंगे तो अभी स्पोर्ट्स में तो काफी नाम रोशन हो रहा है। काफी मीडिया वालों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने काफी चर्चा कर रहे हैं स्पोर्ट्स को लेके, और गवर्नमेंट सेक्टर तरफ से और प्राइवेट कॉर्पोरेट की तरफ से भी ज्यादा सपोर्टिंग मिल रहा है। लेकिन जितना स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए वो इतना नहीं हो पा रहा है। आप अभी देखेंगे पेरिस ओलंपिक में जितना पार्टिसिपेट किए थे, हम उम्मीद रखे थे कि 15 की 20 मेडल आएगा, लेकिन आया सिर्फ 6 मेडल। तो जितना होना चाहिए इतना नहीं हो पा रहा है। इसका शायद मुख्य कारण यही होगा कि हमारे रूरल एरिया में जो टैलेंट बच्चे रहते हैं, इनको हम निकाल नहीं पाते, सही तरह से ढूंढ नहीं पाते, जिस कारण से हम क्रीड़ा का जो प्लेयर का संख्या बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट हो रहा है, सिटी लेवल में हो और रूरल एरिया में हो, लेकिन जितना प्रशिक्षण होना चाहिए, कोचेस लोग को चाहिए, वो शायद इतना नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से हमारा जितना प्लेयर निकलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन पूरा उम्मीद है अभी का जो गवर्नमेंट बनाया हुआ है उड़ीसा में और केंद्र में भी, तो उम्मीद यही रखा जाएगा अभी कि हमारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन कैसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट होंगे, आएंगे, खेलेंगे, देश का नाम रोशन, इसके ऊपर थोड़ा प्रायोरिटी देंगे तो हमारा स्पोर्ट्स और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो बेसिकली देखो, जब खिलाड़ी कोई बड़ा कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, इसको रहना खाना ट्रेनिंग मिल जाता है, मतलब कैंप मिल जाता है। लेकिन जब खेल खत्म होता है, इसको कुछ सपोर्टिंग नहीं मिलता, ना रहने को मिलता है, ना खाने को मिलता है, या ट्रेनिंग को मिलता है। वो लोग सोचते हैं कि हाँ जब कैंप में रहेंगे इसका इम्प्रूवमेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखने के लिए जो चीज जरूरत है वो प्लेयर को नहीं मिल पाते। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। जो कोई भी प्लेयर खेल के वापस आ जाते, जीत के आ जाते या हार के आ जाते, इनको जैसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसके ट्रीटमेंट ऐसे कंटिन्यू रखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। एक है। दूसरा है कि अच्छा प्रशिक्षण चाहिए, कोचेस को प्रोवाइड करना चाहिए प्लेयर को, इनके साथ टीम की वर्क करना चाहिए, तब जाके हमारा परफॉर्मेंस निकलेगा। तो ये सब काम में थोड़ा ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से, तो अच्छा बच्चे निकलेंगे और फ्यूचर में देश का नाम रोशन करेंगे। आपके सवाल में पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत जरूरी हो चुका है। जनरेशन के आने वाले जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं तो बचपन से वही बात वो सबको कह के आ रही हूँ कि खेल के साथ पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ खेलना है। क्योंकि हम पढ़ाई जैसे दिमाग किसके लिए पढ़ाई करते, सोसाइटी के बारे में जानने के लिए पढ़ाई करते या जॉब करने के लिए पढ़ाई करते, ऐसे स्पोर्ट्स को हमें ऐसे कंटिन्यू करने के तो कम से कम तो आपका हेल्थ तो अच्छा रहेगा स्पोर्ट्स करने में, और ज्यादा स्पोर्ट्स करने से हमारा फिटनेस तो अच्छा रहेगा। इसके साथ हम देश का भी नाम रोशन कर पाएंगे। देखिए, आज का दिन सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था, वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है, और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी, और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है, और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से इसी जूम में ट्रांसफर कर देंगे। भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा आप लोगों ने, या वो खुद ही पिंजरे में आया था? देखिए, आईडी नीचे करिए। ऐसा है कि भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था, क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफी रेजिस्टेंस था, तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो केज में आया, तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है, और अभी वो रेस्ट कर रहा है, और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे, जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा,
और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर कर अभी तक देंगे। कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। आगे आ जाइए, आप आगे निकल जाए मैम। आगे निकल जाइए शोभा जी, थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा माइक नीचे शादी होगी। सबसे पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दूसरी बार मुझे सौंपी गई है। इसके लिए मैं पार्टी के तमाम साथियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से निभाने का काम करूंगा। ये पार्टी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, उनके सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुनः मुझे जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए जहां एक तरफ ये हर्ष और गर्व की बात है, तो वहीं ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को अगले 5 सालों में पूरी ईमानदारी और मेहनत से आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहन और भाइयों, में भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहन और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बनकर के चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिख यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है, और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसा मऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन
महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। बहनों और भाइयों, आज वो अपने जिस तरीके से कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार, यूपी, आसाम सभी जलेगा और मैं क्यों इस्तीफा दूं प्रधानमंत्री से बात। अब देखिए, अब जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाजारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? हर जगह इस तरह का माहौल जो है बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते, जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे वो लोग। किसी और देश के और किसी राज्य में अगर ऐसा होता कि मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, संजय सिंह जेल में, तमाम लोग जो बाहर हैं उनके पीछे भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एसीबी, दिल्ली पुलिस लगाई हुई है, तो अब तक ये पार्टी टूट गई होती, सरकार गिर गई होती। मगर ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद, मुख्यमंत्री जेल में होने के बावजूद काम कर रही है। और आज तुगलकाबाद विधानसभा में 3 नए मोहल्ला क्लिनिकों की शुरुआत की गई है, जिससे मुझे लगता है कि हजारों गरीबों को एयर कंडीशन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें मुफ्त दवा, मुफ्त इलाज और मुफ्त टेस्ट की सुविधा रहेगी। अभी तक दिल्ली में कितने मोहल्ला क्लिनिक हो गए? अभी मुझे लगता है कि 550 के करीब है, एग्जैक्टली मेरे पास डेटा नहीं है। इच्छा कहाँ जाहिर करिए और इच्छा के ऊपर क्या मोहर लगेगी, या आप कितनी आश्वस्त हैं कि जो आपकी इच्छा वो पूरी हो? ऐसा है, इच्छा तो मैंने लोकसभा चुनाव से पहले ही जाहिर कर दी थी, आपके सामने भी सबको मालूम, तो केवल वो रिपीट बात है। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव भी लड़े, हाईकमान का आदेश हुआ लोकसभा चुनाव लड़ो सिरसा से, तो वहां से लड़े। और लोगों का मैं तो आभार भी किन शब्दों में उनका प्रकट करूं, क्योंकि सिरसा के लोगों ने जो इतने बढ़िया रिकॉर्ड मेजॉरिटी से मुझे जिताया है। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है और इस पर जो भी सीनियर नेता होते हैं उनके लिए फैसला, वैसे भी सारा फैसला ही हाईकमान का होता है। तो हमारे लिए जो भी आगे आदेश होगा, मैंने हमेशा कहा कि मेरी इच्छा है, लेकिन फाइनल फैसला हाईकमान का होगा। लेकिन मैम, कल से अब तक 24 सांसद नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन एक कंडीशन लगाई, आला कमान से बात करें। मैंने भी वही कहा है। और दूसरा भी जो बयान आया है, उस बयान के अंदर से एक नया अध्याय जुड़ जाता है, शुरू हो जाती है, एक नई बहस शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक बनना जरूरी हो, जिसके पास विधायकों का समर्थन होगा, आलाकमान का समर्थन होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। को फाइनल ठप्पा हमेशा आलाकमान का, कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते हम आपको कह सकते हैं, और इतिहास बताता है कि हमेशा मुख्यमंत्री वो बनता है जिस पर आलाकमान का ठप्पा लगता है। आलाकमान का ठप्पा एक बार हरियाणा की राजनीति के इतिहास में भी एक बार और लगा था, जब आलाकमान की चली थी। क्या ऐसा पार्ट 2 हो सकता है? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि आलाकमान की चली थी? आलाकमान का ही फैसला है, चलने की बात नहीं है इसमें। फैसला तो आलाकमान का ही होता है। तो सिचुएशंस जो पहले रही, जो भी रही, मैं ये कह सकती हूँ कि मुख्यमंत्री पद का चयन बहुत से हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं, लेकिन फाइनल फैसला, जैसा मैंने अपने लिए कहा,
अपनी टिकट के लिए कहा, चुनाव लड़ने के लिए कहा, वही मैं आपके सामने फिर दोहराऊंगी कि मुख्यमंत्री का भी फैसला आला कमान का ही होगा फाइनल। सब पे लागू होता है। आला कमान, अब भाई हम पार्टी के सिपाही हैं, सब पे लागू होगा, किस पे नहीं होगा। हम एक और हरियाणा के अंदर मैं देखता हूँ, हम आपके घर पे खड़े तो क्या माना जाए, बड़ा फील गुड फैक्टर आपके वर्कर्स को आपको दिख रहा है। और हरियाणा में अभी लोकसभा में आप पिछले 19 में 0 पर थे, इस बार आप 5 ले आए। तो अभी सूरत हाल हरियाणा का क्या है, आप लोगों को क्या तस्वीर दिखाई देगी? सूरत हाल ये है कि लोगों को भी नजर भी आ रहा है और लोगों की इच्छा भी है कि कांग्रेस की सरकार बने। 10 साल भाजपा का जो यहाँ पर उनकी कारगुजारी रही, आज भी मुझे नहीं लगता कि इनका कोई ग्रिप है हरियाणा में। अब देखिए ये लेटेस्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए जो अभी हुआ है चुनाव की तिथि को लेकर। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, बंद करो। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की डेट वो तय कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट को कुछ उसका आभास भी नहीं है। उसके बाद कई दिन बाद सरकार स्टेट गवर्नमेंट भेजती है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन कमीशन को कि आप तारीख बदल दीजिए। अब ये जिस तरह से दिख रहा है, आपको लगता नहीं है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये आम नागरिक को साफ नजर आ रहा है सरकार कांग्रेस की लोग बनाना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए, दिन लद गए हैं इनके इस तरह। और मैम आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि हरियाणा के इस पूरे चुनाव का मैसेज क्या जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि सरकार वहाँ है नहीं, बीजेपी एक ही बात कहती है कि कांग्रेस के मुद्दे में तो कई चेहरे अलग अलग हैं, कई गुट हैं और कई जो है अलग अलग राय है। पार्टी की, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी की स्ट्रेंथ है कि इतने लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। भाजपा के पास कुछ है ही नहीं, कुछ दिखाने को भी नहीं है भाजपा के पास। तो आधे लोग इनके रूस के घर बैठे हुए हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे ये। अपने एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की विंटर एक्शन प्लान को लेकर कई सुझाव आए, जैसी अपनी जानकारी दी, उसमें कई ऐसे सुझाव है जिस पे अब तक काम नहीं हो सका है, नए तरीके से लागू होंगे, क्या उसकी तैयारी होगी, कैसे आप लोग लागू करेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान बनाने की कार्रवाई पे काम कर रही है। आज हमने दिल्ली में लगभग 50 से ज़्यादा अलग अलग संगठनों, अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ ये कॉन्फ्रेंस की है। दिल्ली के जो अलग 33 इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियां हैं, उनके साथ इस कॉन्फ्रेंस में हमने चर्चा की है। उनके कई महत्वपूर्ण सुझाव आए और उन सुझावों को लेकर के अपनी कार्ययोजना बनाने के लिए 5 सितंबर को सभी ऑल डिपार्टमेंट्स की ज्वाइंट मीटिंग हमने बुलाई है। इन सभी सुझावों पर काम किया जाएगा। इन सुझावों में खासतौर से जो इमरजेंसी मेजर्स को लेकर के, कृत्रिम वर्षा को लेकर के, आर्टिफिशियल रेन को लेकर के बात आई और उसको लेकर के हमने ये निर्णय लिया है कि पिछली बार हमने जो प्रयास किए थे उसमें समय कम होने की वजह से परमिशंस की दिक्कतें आई थी। इस बार हमने निर्णय लिया है, कल हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, उनसे हम समय लेंगे और हमारा निवेदन है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, IIT कानपुर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिनको परमिशन देना है, उनकी एक ज्वाइंट मीटिंग कन्वीन करे और पहले से ही अगर परमिशन का रास्ता क्लियर हो जाता है तो इमरजेंसी सिचुएशंस में जब सीवियर कैटेगरी में AQI पहुंचता है तो हम कृत्रिम वर्षा का भी जो है प्रयोग दिल्ली के अंदर कर सकते हैं। वॉलंटरी व्हीकल रिस्ट्रिक्शन एक नया टर्म है, अभी तक ऑड इवन की चर्चा होती रही, उसमें काफी सवाल भी खड़े हुए। आपको लगता है कि ये फिजिबल होगा, इसे लागू कर सकते हैं? देखिए, अभी एक्सपर्ट्स ने आज सम्मेलन में ये प्रस्ताव रखा है, मैक्सिको के अंदर इसका प्रयोग किया गया है। तो अब पर्यावरण विभाग और जो की टीम जो है वो उसको स्टडी करेगी
और डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके फिर इसकी कार्ययोजना के लिए चर्चा करें। एक और सवाल सर, अभी दिल्ली कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने काफी सवाल खड़े किए आपके 10 साल के शासनकाल पे कि आप लोगों का पूरा फोकस अपने मंत्रियों विधायकों को बाहर निकालने में लगा रहा, काम नहीं किया आप लोगों ने। देखिए, दिल्ली सरकार का पहले दिन से एक ही मिशन है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना। और मैं आपको बता सकता हूं, दिल्ली के अंदर पर्यावरण को लेकर के युद्ध स्तर पे काम हुआ। 2016 में दिल्ली के अंदर 365 में से केवल 110 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। पिछले साल 2023 में आते आते जो हमने काम किया है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसों को लाने का हो, चाहे 24/7 बिजली दे करके जनरेटर को बंद करने का हो, चाहे ग्रीन बेल्ट का जो है दिल्ली में 20% से बढ़ा करके 23% करने का हो, जो हमने अलग अलग इंपॉर्टेंट मेजर लिए, उसका परिणाम यह है कि 2016 में 110 दिन जो था वो बढ़ करके पिछले साल 206 दिन हो गया। करीब 87% अच्छे दिनों की संख्या दिल्ली में बढ़ी है। तो आम आदमी पार्टी काम करने के लिए पैदा हुई, आम आदमी पार्टी काम कर रही है। बाकी क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में हमने काम किया है, हर क्षेत्र में हमने काम किया है और काम का ही परिणाम है। और खास काम नहीं, विपरीत परिस्थितियों में हमने काम करके दिया है। आज दिल्ली के लोगों को जो शिक्षा में जो सुधार हुआ है, जिस स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, जिस तरह से लोगों को बिजली पानी मिल रही है, ये मेरे ख्याल से काम के मामले में दिल्ली सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किसी सरकार को इतना परेशान नहीं किया गया होगा, लेकिन किसी सरकार सीईसी के बारे में थोड़ा बता दें। आज की मीटिंग क्या निकला? नहीं, आज कुछ खास विशेष ऐसा कुछ नहीं निकला, इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं था जो आपको और आपके प्रेक्षकों को भी कुछ विशेष इंटरेस्ट दे। तो कितने कैंडिडेट्स आज अनदर 25 आज टोटल सर अभी तक कितने 50 अराउंड 50-55 के बीच में पहुंचा है। सीईसी की बात जो और कल सब पूरे हो जाएंगे। और सीईसी की जो बात है सर, वो कब तक? क्योंकि सीईसी मैंने जैसे इंडिकेशन दिया ना, 2nd या 3rd। हिमाचल का ठीक नहीं है। बीजेपी ने हमला बोला है कि राहुल गांधी का जो रेवड़ी बांटो पॉलिटिक्स है, उसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री को अपना तनख्वाह लेने का पैसा नहीं है। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं कि जब कोरोना था, हम सभी पंजाब के मिनिस्टर्स ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह कोरोना के लिए दे दी। तो जब ये कोई ऐसी मुसीबत आती है, वहाँ बाढ़ आते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिजास्टर मैनेजमेंट में खुलकर पैसा देना चाहिए। अगर कमजोरी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो जवाब दे कि जो आपदा है, जो नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उसको स्टेट को पैरों पर खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट का हम जो हमारा कटता है, जो भी इनकम आती है वहाँ आती है, तो इनको मेरे ख्याल में ये हमला बोलने की बजाय अपने अंदर देखें कि उन्होंने क्या करना है कि स्टेट को खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। I have told that from my side, at this moment, there is no comment. They want to disturb West Bengal. Their target is Mamata Banerjee, this BJP and anti-Bengal lobbies. They are trying to disturb Mamata Banerjee and Bengal. So they have planned in many ways. But in this case, our legal members, they are looking after. आज अभी हम जनधन स्कीम का 10 साल मना रहे हैं और इस 10 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है, कई दशकों में जो प्रोग्रेस होना था ये इस 10 साल में हो गया है। अब तक मतलब जनधन में 53 करोड़ 53 करोड़ पार्टिसिपेंट्स उसमें अकाउंट होल्डर्स हैं, 53 करोड़ अकाउंट होल्डर्स है, और जिसमें कि ज्यादातर 55% वीमेन है और 66% जो है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। आगे और भी बहुत टारगेट और सारे माइलस्टोन अचीव करना है। थैंक यू। Sorry? How concerning do you? We are monitoring all aspects of the credit market, and whenever there is any concern in any segment, the Reserve Bank will be proactive and take measures. I would not like to mention any specific sector as of now. All sectors of our credit growth we are monitoring very closely. On the deposit growth front, apart from raising rates, you said that banks should try and
Thank No, you. I have said it in the monetary policy statement. The banks are fully mindful of the issue, and I think the banks are taking necessary action. So we should allow them some time to see the results. Thank you. So any specific reason why FACE Sorry? has been chosen as the first? Sorry? Any specific reason why FACE has been chosen as the first SRO? Is the focus more on No, there is customer protection than no, industry there is no such representation? sequencing. We found that they met all the requirements, and the other one is still under examination. You see, we received them in a different sequence. Right. It's not as if all the applications came to us together. Right. So they have come at different points of time. So therefore, we have cleared one. The second one we have returned because some more steps they are required to take. They can resubmit it. And the third one, it is under examination. I think very shortly we'll decide on that. But does it look like we'll have all three approvals in place? Are you looking at Let us see. I don't want to presume. I mean, but there are three applications. Multiple SRO system. Yeah, we are looking at multiple, but then there has to be a limit. You know, you cannot have endless number of SROs. I think maybe 2 or 3 SROs should be sufficient at this point of time. Thank you. Thank you, guys. Thank you.